अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। अवध में एक लोकोक्ति है, आमतौर पर कही सुनी जाती है कि लल्लू जी पछताएंगे उसी चने को खाएंगे। अब इसमें प्रश्न ये नहीं है कि लल्लू जी कौन है, क्योंकि वहाँ तो घर घर में लल्लू जी मिल जाएंगे। बल्कि अवध क्यों, पूरे प्रांत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश में भी ऐसे लल्लू जी लोगों की कमी नहीं है जो नाक मुंह चढ़ाए घूमते रहते हैं, इधर से उधर भागते हैं और अंत में वही करते हैं जो करने के लिए लोग उनसे कह रहे थे। लल्लू जी को चना खाने को कहा जा रहा था और वो खा नहीं रहे थे। उनको कुछ और इच्छा थी उनकी कि कुछ और खाएं, लेकिन अंततः कुछ और नहीं मिला और उन्हें चना खाना पड़ा क्योंकि भूख लगी होगी। तो लल्लू जी पछताएंगे उसी चने को खाएंगे। ये लोकोक्ति दरअसल अभी इसको कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे लल्लू जी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे जो अंततः जिस बारे में तमाम लोग कहते रहे हों, मान मनुहार करते रहे हों, आग्रह करते रहे हों और आप न मान रहे हों, अंत में उसे मान लें। अब देखिए, एक तरह से कहूँ तो इसका श्रेय आंशिक रूप से मैं भी ले सकता हूँ। मैं बोर्ड के इम्तहान की बात कर रहा हूँ, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ, जिनको सरकार जिद पर थी, तारीखें घोषित कर दी गई थी कि इन तारीखों से बोर्ड के इम्तहान शुरू होंगे और सारे छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर आना पड़ेगा, वहीं परीक्षा होगी। छात्र बार बार कह रहे थे कि अगर आपने ऑफलाइन इम्तहान की बात कर रहे हैं आप, तो पढ़ाया क्यों नहीं ऑफलाइन? पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई, इम्तहान ऑफलाइन। ये ठीक नहीं है, इसलिए बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार नहीं मान रही थी। तो मैं इसका श्रेय ले सकता हूं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में ये कहा था कि ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द क्यों होनी चाहिए। लेकिन इसका मुझे क्या फायदा? ये श्रेय अगर मैं कोई टेलीविज़न चैनल होता और अपनी खबर दिखाकर खबर पर असर करके एक संगीत आता और उसमें तमाम चीज़ें कही जाती और कहा जाता कि हमारे चैनल ने यह खबर दिखाई इसलिए सरकार को मजबूरन ऐसा फैसला करना पड़ा, तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इससे उनकी छवि सुधरती है। इससे वो ये लोगों को बताते हैं कि यही चैनल है जो देखने लायक है, जिसकी बात सरकार भी सुनती है अंततः। और अगर वो सुनती है तो इससे चैनल को क्या मिलता है? चैनल को दर्शक मिलते हैं और दर्शक मिलते हैं तो उसकी कमाई होती है, विज्ञापन आते हैं। मुझे न तो कोई कमाई करनी है न कोई विज्ञापन आने हैं, तो इसलिए इसका श्रेय मैं न तो चाहता हूं और न लूंगा। लेकिन ये बात समझिए कि अगर सरकार ये कर रही हो तो वो क्यों करती है चीजें? वो इसलिए करती है कि उसके पास छवि का प्रश्न होता है। उसको अपनी छवि देखनी पड़ती है क्योंकि उसको लोगों के बीच जाना होता है। अगर छवि पर कोई दाग धब्बा पड़ा तो उसका प्रतिकूल असर हो सकता है और सरकार के लिए अपने बचाव में बहुत सारी चीज़ें कहनी पड़ सकती हैं, सफाई देनी पड़ सकती है। वो छवि में कोई दाग नहीं आने देना चाहती। पूरा प्रयास इस बात का रहता है। अब बोर्ड के इम्तहान की बात ही ले लीजिए। बोर्ड के इम्तहान छात्र कह रहे थे कि रद्द हों, कोई फैसला नहीं हो रहा था। अंत में प्रधानमंत्री को स्वयं एक बैठक करनी पड़ी। एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की और उसमें निर्णय हुआ कि 10वीं के बोर्ड के इम्तहान रद्द कर दिए जाएंगे और 12वीं के इम्तहान के बारे में बाद में फैसला होगा। यह भी आधा फैसला हुआ। अगर 10वीं के बोर्ड रद्द हो सकते थे तो 12वीं के बोर्ड भी क्यों रद्द नहीं हो सकते थे, और इसके बारे में निर्णय छात्रों के सिर पर तलवार लटकाए रखने की वजह क्या हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आखिर आप वही मान रहे हैं जो लोग पहले से कह रहे थे। ये
लेकिन उसमें विलंब हो जाता है, और विलंब होने का अर्थ तमाम लोगों के लिए अलग अलग तरह से दिखाई पड़ता है, अलग अलग तरह से होता है। छात्रों के लिए वो तनाव के संदर्भ में हो सकता है, अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, देश के लिए कोरोना के संकट को लेकर हो सकता है। जब ये सारी बात है तो सरकार को निर्णय लेने में विलंब क्यों होता है? प्रधानमंत्री के सिर पर सारी बात क्यों ला दी जाती है, क्यों छोड़ दिया जाता है कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे? उनके बिना कोई फैसला हो ही नहीं सकता। जो फैसलों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो नहीं होता है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के बिना हो ही नहीं पाता। तो बाकी जो मंत्रालय हैं, जो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, आखिर उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ये अनावश्यक दबाव प्रधानमंत्री पर कि उन्हें अपने दूसरे कार्यक्रमों के बीच में दूसरी चीज़ें, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो सब छोड़कर उन्हें इस निर्णय के लिए भी एक बैठक बुलानी पड़ती है। ये दुखद है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि फैसलों में किसी तरह का समाजवाद नहीं है, फैसलों में किसी तरह का विकेंद्रीकरण नहीं है। वो बिल्कुल केंद्रीकृत है सब कुछ, और सारे रास्ते कहीं से भी आप घूम के आ रहे हो वो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर खत्म होते हैं। ये बहुत सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती। अब इसी तरह कुंभ ले लीजिए, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। लोग एक ज़माने से कहते चले आ रहे हैं कि 30 लाख 35 लाख लोग कुंभ में गंगा जी के पानी में स्नान कर चुके हैं। इतने लोगों को ऐसे समय में, जब कोरोना का विस्फोट हुआ हो दूसरा, इकट्ठा होने देना, खतरे को लिखकर निमंत्रित करना है। लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कुंभ का क्या करें। अब ऐसा सूत्र बताते हैं, लोगों से संकेत मिलते हैं कि शायद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, वो जाएंगे और साधु संतों से बात करेंगे कि कुंभ का शाही स्नान हो चुका, अब इसको रोक दिया जाए, क्योंकि कोरोना का विस्तार, उसका फैलाव रोकना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 4 चरण में होंगे। कल पहले चरण का मतदान है। इतने दिन से सारे लोग जो प्रधान बनना चाहते थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, घूम घूम कर लोगों के घर जा रहे थे। अब खबर आ रही है कि हो सकता है पंचायत के चुनाव भी रद्द कर दिए जाएं या कम से कम टाल दिए जाएं। तो यह फैसला पहले क्यों नहीं हो सकता था? कुंभ का निर्णय पहले क्यों नहीं हो सकता था? बोर्ड के इम्तिहान के बारे में छात्रों को तनाव में रखने की ज़रूरत ही क्या थी? निर्णय पहले भी हो सकता था। मेरा प्रश्न एक और है कि अगर सब कुछ हो सकता है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव, जो 4 चरण हो चुके हैं, उनको रोक दिया जाए और अगले चुनाव जब स्थितियां सामान्य हों तब जाकर दोबारा चुनाव करा लिए जाए। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर चुनाव पूरे नहीं हो पाते तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, सरकार कैसे चलती रह सकती है, उन विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता था? लेकिन कोरोना में जहां 1.5 से पौने 2 लाख लोग, या बल्कि करीब करीब 2 लाख रोज उनके नए मामले आ रहे हैं, उसका मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य दर राज्य खबर आ रही, शहरों से खबरें आ रही हैं कि श्मशान घाट पर लकड़ी की कमी हो गई है। शव दाह संस्कार के लिए ले जाए जाते हैं, उनको घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परिवार के लोगों के संकट और उनके कष्ट की तो आप छोड़ ही दीजिए, जिन्होंने अपना प्रिय खोया है उसकी पीड़ा तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन कोरोना के इस फैलाव को, इस विस्फोट को, इस महामारी को रोकने के लिए जो तत्काल जो कदम उठाए जा सकते थे, उसमें भी विलंब। तो आखिर एक प्रश्न उठता है कि फैसला लेने का फैसला कौन करता है? सरकार है,
प्रधानमंत्री हैं, उनका एक मंत्रिमंडल है, लेकिन फैसला होता है तो फैसला हो, ये फैसला कौन करे? असल समस्या वही है कि फैसला लेने का फैसला करने वाला व्यक्ति सबने मान लिया है कि एक ही है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो अगर फैसला कर देंगे तो ये होगा। हर चीज में उनको आहूत किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके बिना कोई निर्णय हो ही नहीं पाता। तो ये मुझे एक कथा याद आती है, गोस्वामी जी का उल्लेख करूंगा मैं रामचरितमानस के बाल कांड में, जहां सीता स्वयंवर हो रहा है, महाराज जनक हैं और पूरी राजसभा भरी हुई है, और उसमें तमाम राजाओं को आमंत्रित किया गया है। जो उन्होंने एक शर्त रख दी थी महाराज जनक ने, शीरध्वज भी उन्हें कहते थे, वो हल सिर पर लगाकर चलते थे। तो महाराज जनक ने एक धनुष, शिव का धनुष वहां रख दिया और कहा कि जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। सारे राजा आए और उनमें से उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। सीता विकल हो गई। वो परेशान थी कि अगर यही स्थिति रही तो क्या होगा। राम ने देखा सीता की तरफ, और उसमें वो लिखते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समदेरी, कि एक पलक झपकने में जितना समय लगता है वो एक कल्प की तरह बीत रहा है, इतना समय लग रहा है। और उसी में जब उनको ये लगता है राम को, तो वो कहते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सीता कह रही हो कि त्रिषित वारि बिनु जो तनु त्यागा, त्रिषित वारि बिनु जो तनु त्यागा, सोई करई का सुधा तड़ागा, कि अगर प्यास से आदमी की जान चली जाए तो अमृत से भरा हुआ तालाब भी आए तो क्या कर लेगा। तो फैसला लेने में विलंब, ये वही विलंब है जिसका गोसाई जी ने दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल किया है कि अगर समय बीत जाए तो उसके बाद कुछ करने से क्या फायदा। निर्णय होना और निर्णय का समय पर होना दोनों महत्वपूर्ण है, बल्कि दूसरा ज्यादा। सीता, ये भी लगता है राम को कि वो कह रही हैं कि का बरखा जब कृषि सुखाने, कि ऐसे समय में बरसात हुई भी तो क्या हुई जब खेती सूख गई, फसल ही सूख गई। और समय चूकी पुनिका पछताने, समय निकल गया तो पछताने से क्या फायदा। और उसके बाद राम धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और पूरी कथा आपको रामचरितमानस में मिल ही जाएगी, आपको पता ही। ये महत्व समय का है कि कैसे निर्णय होगा और कितनी जल्दी होगा। लोग तो कह रहे हैं, लोग तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। सरकार की समस्या हो सकती है, सरकार कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है कि वो आपने कुछ कहा और उन्होंने तुरंत मान लिया। वो उसको देखना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि हर दृष्टि से कि क्या सबसे अच्छा हो सकता है। इसमें समय लगता है थोड़ा, लेकिन ये निर्णय व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। ये समस्या के समाधान का सर्वोत्कृष्ट उपाय ढूंढने में होता है। तो का बरखा जब कृषि सुखाने जैसी स्थिति ना आए और आप वो कर लें जो आपको लगता है कि ठीक है, आपको लगता है कि लोग ये चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लोकहित में है, तो उसमें समस्या क्या है। ये एक चीज है जिसको चूक की तरह बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए।
ये एक सामूहिक चूक किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सामूहिक है। और अगर ये सामूहिक है तो किसी एक व्यक्ति के सिर पर सारा बोझ लाद देना, ये उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री हर विषय पर उनकी एक राय होगी और वो आकर राय देंगे और उसी पर अमल होगा, ये उनके साथ भी अन्याय है। ऐसा करने से पहले उनके अधीनस्थों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि समय महत्वपूर्ण है। ये प्रतीक्षा करना कि कोई एक व्यक्ति आएगा और वो फैसला करेगा, ये किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये फैसले सरकार कर रही है। काश ये फैसले समय पर हुए होते। काश वही सब बातें जो लोग चाह रहे थे, जिसकी मांग हो रही थी, हरिद्वार के बारे में हो, कुंभ के बारे में हो, बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में हो, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में हो। आखिर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से स्थिति भयावह है। ऐसे में ये लगातार आग्रह बनाए रखना कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे ही, कैसे और कौन सही ठहरा सकता है? ये निर्णय होने चाहिए, निर्णय समय पर होने चाहिए। ये दोनों बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है निर्णय समय पर हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया, अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में हम कोरोना पर ही कुछ और चर्चा करेंगे। जिस तरह की स्थितियां इस देश में इस समय बन गई हैं कोरोना की वजह से, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, बात की जानी चाहिए। उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे अवध पंच में। तब तक आप देखते रहिए अवध पंच और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि अगले अंक में कोरोना पर एक दूसरी चर्चा के साथ आपसे जुड़ें। तो तब तक के लिए राम राम भैया।